अगर हम बात करते हैं इलियट वेव थ्योरी की, तो ये आपको मैं बिल्कुल क्लियर बता दूं कि सबसे कॉम्प्लिकेटेड अगर कोई चीज है इलियट वेव थ्योरी के अंदर, वो है टाइम। कि किस तरीके से आप टाइम को एनालाइज कर सकते हो, किस तरीके से आप ये कैलकुलेट कर सकते हो कि आपकी करेक्शन कब खत्म होने वाली है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि इलियट वेव थ्योरी में जो टाइम साइकिल के बारे में हमें सब कुछ बताया गया है, उसको हमारे को किस तरीके से अप्लाई करना है, किस तरीके से यूज करना है। कि जैसे आप जानते हैं मैं बहुत ही कोशिश करता हूं अपनी तरफ से पूरी कि मैं बिल्कुल बेसिक से बेसिक चीजें तरीके से आपको समझा सकूं, क्योंकि आज का टॉपिक आपके एक रिक्वेस्ट आने पे ही बनाया है। आप में से ही बहुत लोगों की मेरे को रिक्वेस्ट आई है कि टाइम साइकिल को कवर किया जाए, क्योंकि कई बार आपको बहुत जगह सुनने को मिलता है कि ये कोई बहुत बड़े टाइम फ्रेम की साइकिल कंप्लीट हुई है, ये कोई एक छोटे टाइम फ्रेम की साइकिल कंप्लीट हुई है, यहां पे ये टाइम रूल अप्लाई होना चाहिए। तो वो सारी चीजें आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो ये कोई आपको एक बार वीडियो देखने में समझ बिल्कुल भी नहीं आए। आप ऐसा नहीं है कि अगर ये पूरी वीडियो देख लेंगे तो आप इस चीज में आपको काफी कुछ समझ आ जाएगा, नहीं आए। मैं पहले ही बता रहा हूं आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर मैं काफी कुछ डीप डाउन जाकर के आपको बताने वाला हूं। एक्चुअल में वो डीप डाउन जानने का कारण भी यही है कि जब तक मैं डीप डाउन नहीं जाऊंगा तो ये वाला कंसेप्ट आपको समझ नहीं आए, और अगर समझ नहीं आया, आपके डाउट रह गए, तो दोस्तों मेरा ये वीडियो बनाने का कोई मतलब भी नहीं रहा, है ना। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बोलता आया हूं, अगर हम बात कर रहे हैं कोई टाइम साइकिल की, अगर हम बात कर रहे हैं कोई करेक्शन की, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहां पे कोई करेक्शन है, ठीक है। अब करेक्शन जो होती है वो हमेशा दो तरीके की होती है। पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, लिखो आप पहले, उसके बाद आगे जाना, पर मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। पहली करेक्शन होती है दोस्तों साइडवेज करेक्शन, दूसरी करेक्शन होती है शार्प करेक्शन। दो तरीके की करेक्शन होती है, तीसरी तरीके की करेक्शन नहीं होती। हमेशा आपको दो तरीके की मिलेगी, या तो आपको साइडवेज मार्केट मिलेगी, या आपको वहां पर कोई प्राइस वाइज करेक्शन होती मिलेगी, जिसको हम शार्प करेक्शन के नाम से बोलते हैं। अब अगर ये जो करेक्शन हुई है, हमने ये टाइम को जज करना है, तो ये टाइम को जज करने के लिए हम किसको लेबलिंग करेंगे, किसकी मार्किंग करेंगे, किसको समझेंगे? ऑब्वियस है, जो मैं हर वीडियो में आपको ऑलरेडी बताता ही आया हूं, हम जो भी मार्किंग करेंगे वो हम करेंगे इस वाली इंपल्स के, जो यहां से एक इंपल्स मूव गई है, इसी के अकॉर्डिंगली ही तो हम देख पाएंगे कि ये जो करेक्शन हो रही है टाइम वाइज है या प्राइस वाइज है, ये किस फॉर्मेशन में या कितना टाइम ले सकती है। ये सारी चीजें हम जो जज कर पाएंगे, जो भी एनालिसिस कर पाएंगे, वो हम प्रीवियस इंपल्स पैटर्न का ही कर पाएंगे। क्योंकि आप जैसे जानते हैं कि कल से हमारे पास कोई भी डाटा नहीं है। यहां से अगर मैं आपकी बात करूं कि कल जो मार्केट ओपन होने वाली है, वहां से लेकर के आगे हमारे पास पूरा का पूरा चार्ट जो है वो बिल्कुल ब्लैंक है। हमारे को जो भी आगे फोरकास्ट करना है, जो भी आगे अपनी एनालिसिस करनी है, वो हमारे को प्रीवियस पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करके ही करनी, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे जैसे मैं बात कर रहा हूं, एक ये वाली, जैसे हम ये वाली मार्केट देख रहे हैं, ये वाला पैटर्न जो हमारा ये बनता आ रहा है, एक तरीके से ये एक साइडवेज मार्केट है, ठीक है। यहाँ पे साइडवेज करेक्शन हो रही है। जैसा आप देख रहे हैं कि मार्केट यहां से स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर गई और यहां से ये दोबारा अपनी करेक्शन कर रही है। यहां पे आप देख रहे हैं करेक्शन हो रही है। तो इस करेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए, इस करेक्शन को समझने के लिए हमारे को किसको समझना जरूरी है? हमारे को इस इंपल्स का समझना जरूरी है कि ये इंपल्स का क्या बिहेवियर है, ये क्यों ऐसा है कि यहां पर हमारे को एक साइडवेज मार्केट देखने को मिल रही है, एक हमारे को यहां पर एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन देखने को मिल रही है, यहां पर हमारे को एक तरीके से आप कह सकते हो टाइम वाइज करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो वो क्यों मिल रहा है? वो हमारा जो डिपेंड है, वो हमारा सारा का सारा डिपेंड है इस मूव के ऊपर। अब फर्स्ट वेव हमारी ये गई, डन, ठीक है। अब सेकंड वेव जो है वो डिपेंड किस पे रहेगी? हमारी फर्स्ट वेव के, कि फर्स्ट वेव ने क्या यहां पर पैटर्न बनाए हैं, यहां पर किस तरीके का यहां पर फॉर्मेशन हुई है, वो डिपेंड करेगी हमारी सेकंड करेक्शन को। कि यहां पे जो एबीसी पैटर्न बना है, यहाँ पे ये जो डबल करेक्शन पैटर्न बना है, वो डिपेंड होगा हमारा इंपल्स फर्स्ट के ऊपर।
अगर हमारी फर्स्ट वेव इंपल्सिव है तो किस तरीके से रिएक्शन आएगी, इसके ऊपर मैंने वीडियो दी हुई है, मैं उस चीज में नहीं जाऊंगा। मैं आपको सिर्फ यहां पर यह समझाने आया हूं कि हमारी जो डिग्री है, हमारी जो साइकिल है, वो किस तरीके से चलती है। तो उस पर अगर हम फोकस देंगे अकेले एक ही सब्जेक्ट के ऊपर तो आपको समझने में आसानी होगी, नहीं तो जैसे ये कॉम्प्लिकेटेड है तो ये बहुत ही इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन चलती चली जाएंगी, आपका साथ साथ में क्वेश्चन डाउट और भी बनते चले जाएंगे। तो फिलहाल अपना जो मेन टॉपिक है हम उसको वही रखते हैं, अपनी साइकिल वाली को। तो यहाँ पे जो हमारा ये सेकंड का मूव है वो डिसाइड करेगा हमारा फर्स्ट वेव, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे सेकंड वेव में एक हमारे को टाइम वाइज करेक्शन देखने को मिल गई। हम टाइम वाइज करेक्शन किस चीज को कहते हैं, हमारा बेसिकली टाइम वाइज करेक्शन कहने का ये मतलब है कि जब हमारी फर्स्ट वेव ने एग्जांपल के तौर पे 30 दिन लिए, ठीक है, 1 महीना लगा हमारी फर्स्ट वेव को बनने में, और वहां पे जो सेकंड वेव है उसने फर्स्ट वेव से ज्यादा टाइम लिया। कम टाइम लेगा अलाउड ही नहीं है, कम टाइम लेना उसको अलाउड ही नहीं है, ये आप एक नोटबुक में लिख सकते हैं। सेकंड वेव जो होगी वो हमेशा हमेशा फर्स्ट वेव से ज्यादा रहेगी। अगर वो फर्स्ट वेव से कम है, ठीक है, तो ये समझ लेना कि फर्स्ट वेव अभी कंटिन्यूशन में है, फर्स्ट वेव अभी खत्म नहीं हुई है। अब रूल है, लिख लीजिए, अगर सेकंड वेव ने फर्स्ट वेव से टाइम कम लिया तो फर्स्ट वेव अभी खत्म नहीं हुई है। सेकंड वेव हमेशा फर्स्ट वेव से टाइम ज्यादा लेगी। अगर जो फर्स्ट वेव है वो हमारी अगर एक्सटेंशन है, ठीक है, उस केस में हमारे को सेकंड वेव में प्राइस वाइज करेक्शन मिलेगी। जिस केस में हमारी फर्स्ट वेव एक्सटेंशन है उस केस में हमारा जो सेकंड वेव है वो प्राइस वाइज करेक्शन लेगी। क्लियर हो गया। अब सेकंड वेव ने यहां पर जो लिया प्राइस वाइज करेक्शन, उस केस में हमारी जो थर्ड वेव है, मैं वो भी साथ साथ ड्रॉ कर देता हूं, ये हमारी फर्स्ट वेव हो गई। अगर ये एक्सटेंशन है तो प्राइस वाइज करेक्शन लेगा सेकंड पार्ट, ठीक। उसके बाद जो थर्ड वेव है वो एक्सटेंडेड नहीं होगी ड्यू टू फर्स्ट वेव एक्सटेंशन हमारी हो रखी है, ऑलरेडी हुई हुई है, ठीक है। इसके बाद ये फोर्थ वेव जो होगी वो अपनी साइडवाइज करेक्शन लेगी, इसका नहीं टूटेगा क्योंकि सेकंड वाले का ऑलरेडी प्राइस वाइज हो चुका है। अब ये दोनों होनी जरूरी है, ठीक है। ये मैं बताऊंगा आपको आने वाली वीडियो में अल्टरनेशन के क्या रूल्स है। उसके बाद हमारे को फिफ्थ वेव ऊपर जाती हुई मिलेगी। फिफ्थ वेव और थर्ड वेव हमारी इक्वल होगी क्योंकि रूल ऑफ इक्वलिटी के हिसाब से। तो ये हमारा एक पैटर्न बनता है। इसके बाद हम ये समझेंगे कि ये हमारा 5 सबऑर्डिनेट खत्म हो गई है, तो यहां पर हमारे को दो एक ऐसी मूव मिली है जिसके अंदर हमारे को एक अपोजिट डायरेक्शन में जाती हुई मार्केट दिखी है, एक करेक्शन मार्केट जाती हुई दिखी है। जैसे कि ये आप देख रहे हैं सेकंड वेव और यहां पे एक फोर्थ वेव। पूरी इंपल्स के अंदर दो फेज ही ऐसे होते हैं जहां पर आपको करेक्शन देखने को मिलती है, जहां पर आपको अपोजिट डायरेक्शन में मार्केट जाती हुई दिखती है, ठीक है। वो है ये दोनों, क्योंकि डायरेक्शन ऊपर की है, फर्स्ट भी ऊपर गया, थर्ड भी ऊपर गया, फिफ्थ भी ऊपर गया। अगर उसकी डायरेक्शन में कोई अपोजिट है तो वो सेकंड है और वो वेव 4 है। डन। अब अगर बात कर रहे हैं जैसे हम यहां पर टाइम वेज करेक्शन की, और फर्स्ट जो है वो इंपल्सिव में एक्सटेंशन नहीं है, तो उस केस में हमारा जो सेकंड वेव है वो टाइम ज्यादा लेगी फर्स्ट वेव से। कितना लेगी वो भी बताऊं, तो वो ज्यादा लेगी। उसके बाद मार्केट जाएगी थर्ड वेव। जब हमारी जो सेकंड वेव है अगर उसने वहां पे टाइम वाइज करेक्शन ले ली, ठीक है, मतलब कि उसके अंदर प्राइस नहीं टूटा, सिर्फ टाइम ही टूटा है, या हमारे को वहां पे रनिंग करेक्शन देखने को मिली है, या एग्जांपल के तौर पे उसने अगर रिट्रेस भी किया मैक्सिमम तो 0.38% से ज्यादा वो बिल्कुल भी नहीं करेगी। ये भी एक रूल के अनुसार ही बता रहा हूं। 38% तक वो अपनी करेक्शन करेगी जिसमें टाइम वाइज करेक्शन होगी, और उसके बाद जो थर्ड वेव होगी वो आपको एक्सटेंडेड मिलेगी, जिस केस में हमारी सेकेंड वेव ने टाइम ज्यादा ले लिया। अब अगर एग्जांपल के तौर पे फर्स्ट वेव 30 डेज में बनी तो सेकंड वेव
अगर 45 डेज में बन गई, वहां से 15 दिन और ऊपर बन गई, तो हमारे को क्या थर्ड वेव एक्सटेंशन मिलेगी? बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। फर्स्ट वेव अगर 30 दिन में गई है, ठीक है, तो जो सेकंड वेव है वो इंटू 3 होनी चाहिए कम से कम। यहां पर कम से कम उसको 90 से 100 दिन बताने चाहिए, और अगर यहां से ज्यादा भी टाइम बताती है तो ये समझ लो जो थर्ड वेव है वो उतनी ही एक्सटेंडेड होती चली जाएगी, है ना भाई की बात। थर्ड वेव एक्सटेंशन होने का मतलब यही है कि उसके पहले जो मूव सेकंड मूव गई है वहां पर उसने प्राइस वाइज करेक्शन नहीं करी है, मार्केट एक अपने आप में सॉलिड है, उसमें फुल स्ट्रेंथ है और वो फुल तेजी में है। वो आपको माल खरीदने का मौका भी नहीं दे रही, वो ये कह ही नहीं रही कि आप माल खरीद सको। और जब वो थर्ड वेव एक्सटेंशन में जाएगी, आपके रोज आपके हाथ में मतलब दिखेगा आपको कि यहां से मार्केट ऊपर जा रही है, मैं ले लेता हूं। मार्केट नहीं ले पाओगे, वो अगले दिन फिर ऊपर। आपको यार अब मैं ले लेता हूं, वो फिर ऊपर। नहीं ले पाओगे, आपको लेने ही नहीं देगी। जब जब आप कहोगे यार मैं ले लेता हूं, ले लेता हूं, ले लेता हूं, वो आपको लेने ही नहीं देगी। क्योंकि जब आपका मन करेगा वो जैसे एक एग्जांपल के तौर पे थर्ड वेव चल रही है, आपने देखा यार यहाँ पे तो तेजी आ गई, चल यार थोड़ी सी करेक्शन मिलेगी ना, मैं ले लूंगा क्योंकि ये मूव आ गया। अब अपने को तो ये पता है कि नीचे जाएगी तो हमने करेक्शन में खरीदना है, वो वहीं से और ऊपर, यार तो बहुत ऊपर आ गई यार, अब थोड़ा सा भी गिरेगी मैं ले लूंगा। वो थोड़ा सा भी नहीं गिरती कि वो आपको मौका दे दे लेने के लिए। तो उस केस में क्या होता है एक्चुअल में, थोड़ा मैं इसकी लॉजिक भी समझा देता हूं। थर्ड फेज एक ऐसा फेज होता है जहां पर आने के बाद जो बड़ा बायर है, जो बड़ा सेलर है, जिसके क्वांटिटी लार्ज में है, मतलब बहुत बड़े अमाउंट में है, वो थर्ड वेव में उसको स्क्वायर ऑफ करने की कोशिश करता है। उसको रोज माल बाजार ऊपर दिखता है, वो काटने की कोशिश करता है। तो जैसे वो काटने की कोशिश करता है, वहां पर वो बाय करता है सौदे, फ्यूचर में जाकर के वो बाय करता है। क्योंकि जो उसने पहले वन से पहले उसने शॉर्ट की पोजीशन लगाई हुई है, वन में आने के बाद तो उसको पता ही नहीं लगा कि यहाँ पे मेरे को बाजार को ट्रेंड चेंज हो गया, ठीक है। उसको ऐसा लगा यार अब ये दोबारा नीचे गिर जाएगा, क्योंकि सेकंड वेव आपको हमेशा से लगेगी यहाँ से हो सकता है मार्केट नीचे गिर जाए। बट जब थर्ड वेव आती है, वहां पर आने के बाद बाजार में न्यूज आनी शुरू हो जाती है। अपने आप देखोगे न्यूज चैनल में आपको न्यूज आ जाएगी, बट ट्रेडर भी हैरान होना शुरू होता है, भैया अब तो मेरे को लगता है मार्केट घूम गई ऊपर, अब तो मार्केट ने ऊपर ही जाना। तो वहां पे थर्ड वेव जो है आपको एक्सटेंशन मिलेगी, जिस केस में आपकी सेकंड वेव ने टाइम वाइज करेक्शन ली। क्लियर है? तो थर्ड वेव होने के बाद हमारी आ जाएगी फोर्थ वेव, जो कि ऑलरेडी हमारी जो है, अब मैंने आपको बताया हुआ है कि फोर्थ वेव भी हमारी एक अपोजिट डायरेक्शन में होती है, एक लार्जर ट्रेंड के अंदर, ठीक है। ये मैं आपको क्यों समझा रहा हूं, अब आगे जैसे चलेंगे ना तो आपको सारे डाउट क्लियर होते जा रहे हैं, तो इसलिए मैं चाह रहा हूं कि आपको हर चीज क्लियर हो जाए। उसके बाद हमारी जो है ये मार्केट आ जाएगी फिफ्थ वेव ऊपर। अब फिफ्थ वेव एक्सटेंशन कब होगी? जिस केस में फर्स्ट भी एक्सटेंशन नहीं है, थर्ड भी एक्सटेंशन नहीं है, उस केस में हमारी फिफ्थ वेव एक्सटेंशन होगी। और उस केस में आप ये समझ लेना, जैसे मैंने अभी आपको बताया यहां पे, ये जब फोर्थ वेव अपनी टाइम वाइज करेक्शन लेगी, और ये कितनी लेगी, वो थर्ड से ज्यादा लेगी। थर्ड से कितना ज्यादा लेगी? 2 गुना भी ले सकती है, 3 गुना भी ले सकती है, पर जितने गुना भी लेगी, ठीक है, उसके बाद हमारा जो फिफ्थ होगा वो हमारे को एक्सटेंशन मिलेगी। तब तक आपको बिलीव ही नहीं होगा कि मार्केट जो है अपने आप में कोई एक बहुत ही तेजी में आ चुकी है। रिटेल इन्वेस्टर भी वहीं जाकर के कोशिश होता है कि वो वहीं फंसे। ये एक रिटेल इन्वेस्टर को वरदान है, क्योंकि एक्चुअल में फिफ्थ वेव में जब वो पहुंचता है ना, उस टाइम पे हमारे जितने भी इंडिकेटर होते हैं वो सारे बेयर से उठ करके बुलिश होने शुरू हो जाते हैं। तो वहां पर आके जो ट्रेंड देखता है चार्टिंग पे, जिसको हम ट्रेंड ट्रेडर कहते हैं, है ना, जैसे कि मार्केट ऊपर चल रही है, बुलिंजर बैंड भी ऊपर दिखा रहा है, एमएससीडी भी क्रॉसओवर दिखा रहा है, आरएसआई ऊपर दिखा रहा है, तो फटाफट लोग बाइंग करना शुरू कर देते हैं। तो वो केस जाकर के आता है फिफ्थ वेव एक्सटेंशन के अंदर, और जैसे ही वो सब बाइंग मूव बना लेते हैं, अपनी काम कर लेते हैं, क्वांटिटी को बाय करते रहते हैं, उसके बाद आता है एक नई करेक्शन, जो हमारी जो दोबारा अगेन ये ए बी सी की फॉर्मेशन में बनती है, ठीक है। अब ये वाली करेक्शन जो दोबारा आती है, ये करेक्शन एक बंदे को और तोड़ देती है। उसको फिर ऐसा बिलीव होता है कि मार्केट में तो जो हमने डिसीजन लिया ऊपर जाता हुआ वो गलत है, मार्केट अगेन जो है वो नीचे आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब यहां पर मैंने आपको पूरा एक बिहेवियर बताया कि इस तरीके से ये बिहेवियर होता है। तो यहां पे आने के बाद एक्चुअल में ये जो हुआ, ये पूरी इंपल्स का हमारा 1 है, और यही पूरी इंपल्स का हमारा एक्चुअल में ये 2 है। मैंने आपको यहां पे कंसेप्ट समझाया है ना, यहां पे जो कंसेप्ट समझाया है, यही सेम कंसेप्ट आगे चालू हो जाएगा।
यहां पे आने के बाद हमारी एक साइकिल खत्म हो जाएगी। यहां आने के बाद हमारा जो डिग्री है, जिसको हम अपनी डिग्री का लेवल को बढ़ा लेंगे। अब यहां पे आने के बाद क्या हुआ, एक तो ये डिग्री थी हमारे पास, एक बार मैं हटा देता हूं दोबारा से, सारा हटा देता हूं। यहां पे 1 2 3 4 5 मार्केट गई। यहां आने के बाद ये ए बी सी में करेक्शन हुई। अब यही सिनेरियो आपको यहां पर भी मिला होगा, यही सिनेरियो आपको यहां पर भी मिला होगा, यही सिनेरियो आपको यहां पर भी मिला होगा, और यही सिनेरियो यहां पर मिल रहा है। तो ये एक साइकिल है। साइकिल बोलने का मतलब ही यही है कि ये कंटिन्यूशन इसी तरीके से फॉर्म होता हुआ चला जाएगा। एक्चुअल में ये जो फ्रैक्टल इन नेचर है, जो हमारा टाइम है, ये अपने आप में एक फ्रैक्टल इन नेचर है। मतलब कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको स्टॉप वॉच, अभी देखिए यहां पर मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूं। अब इसके अंदर 1 सेकंड से नीचे भी जो आप देख रहे हो वो माइक्रो सेकंड्स हैं। अब माइक्रो सेकंड्स जो है वो किस में बन रहे हैं, माइक्रो सेकंड में हमारा 60 कंप्लीट होता है, तो वहां जाकर के हमारा सेकंड का 1 आना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब जब सेकंड में हमारे 60 बन जाएंगे, उसके बाद वो क्या होगा, वो मिनट का 1 होगा। डन। अगर मैं आपको बोलूं कि वो मिनट का 1 अलग है और जो माइक्रो सेकंड के जो नंबर्स हैं ये अलग हैं, तो ये हो सकता है? नहीं हो सकता। 1 मिनट में अंदर ही इनर में जाएंगे, उसके अंदर जाएंगे, उसके अंदर डीप जाकर देखेंगे, तो कहीं ना कहीं माइक्रो सेकंड भी तो उसी में ही है। ठीक है ना, कोशिश करो समझने की। अब जैसे कि मैं बोलूं 1 मिनट में अगर 60 मिनट है तो 1 घंटा बोल सकता हूं। अब मैं 60 मिनट बोलूं या 1 आवर बोलूं, फर्क है दोनों में? कोई फर्क नहीं है। अब मैं 24 आवर बोलूं या 1 डे बोलूं, कुछ फर्क है दोनों में? तो ऐसे ही अगर मैं 30 डेज बोलूं या 1 मंथ बोलूं, कोई फर्क है? तो ये एक फ्रैक्टल इन नेचर है। ये अंदर के अंदर, अंदर के अंदर, अंदर के अंदर चलता चला जाता, चलता चला जाता, ये रुकता नहीं है। अब यही चीज मैं अपने चार्ट पे समझाने की कोशिश करता हूं कि ये जो मंथ है, मंथ की हमारी जो भी एक कैंडल है, देख रहे हो दोस्तों मैं किस लेवल पे लेके जा रहा हूं आपको, मतलब एक ऐसा लेवल बता रहा हूं। मैं, अब आप खुद सोच सकते हैं कि मैं क्या चीज सिखा रहा हूं आपको। अब यहाँ पे जो अब ये मंथ देख रहे हैं, ये वाला मंथ तो भी कंटिन्यूशन में, आज तो मेरे ख्याल से 7-8 तारीख है, तो यहाँ पे भी तो पूरा महीना पड़ा है, तो इसको मैं कैंडल को नहीं मार्क कर रहा, इससे एक कैंडल पहले वाले को मैं मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये वाली कैंडल। डन। इस कैंडल को मैंने मार्क कर लिया। अब मैं देखना चाहता हूं कि इसके अंदर के क्या पैटर्न बन रहे हैं। अगर मैं इसके डीप डाउन जाना चाह रहा हूं, उसको मैं डेली पे एनालाइज करना चाह रहा हूं, तो इसका मतलब मैं बड़े टाइम फ्रेम को एनालाइज करने के बाद मैं ये देखना चाह रहा हूं कि डेली टाइम फ्रेम में हो क्या रहा है। बट एक्चुअल में तो है तो ये मंथ के अंदर ही, बट जस्ट ये देखना चाह रहा हूं कि ये डेली में ये क्या हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे मुझे पता लग गया, यहां से लेकर के यहां तक ये जो पूरी कैंडल आ रही है, ये पूरी 1 महीने, मतलब पूरी 1 मंथ की कैंडल है। इसके अंदर 1 महीने का काम हुआ। अब मैं जाता हूं उसको 15 मिनट के चार्ट में, तो ये 1 महीने की कैंडल में कितनी कैंडलें बन गई, ये देखो आप, ये कितनी कैंडल्स हो गई। मतलब बेहिसाब, यहां से अगर मैं हिसाब लगाऊं तो जो 1 मंथ की कैंडल है उसी के अंदर ही ये कैंडल है सारी की सारी। तो इससे मतलब क्या निकल के आया, इससे मतलब निकल के आया, जो भी पैटर्न बन रहे हैं वो अंदर के अंदर, अंदर के अंदर बनते चले जा रहे हैं। ये फ्रैक्टल इन नेचर है। अगर मैं यहां से मैं और नीचे जाता हूं, तो ये भी कहीं ना कहीं तो उसी टाइम फ्रेम में मंथ की कैंडल के अंदर ही आ रहे हैं। मंथ से बाहर तो नहीं हो गए, ये देखो इसी के अंदर है। अब इससे नीचे और चला जाता हूं मैं, 1 मिनट के चार्ट पे आ जाओ, तो ये भी किसके अंदर है, ये भी मंथ के अंदर है ना। तो अब इसको हमने कैसे एनालाइज करना है, अब उस चीज को समझते हैं। जैसे मैंने आपको समझा दिया कि ये फ्रैक्टल इन नेचर है। फ्रैक्टल इन नेचर का मतलब है जो पैटर्न्स है वो अंदर के अंदर, अंदर के अंदर बने चले जाते हैं। ये मैं आपको उस चीज का क्वेश्चन दे रहा हूं, आंसर दे रहा हूं, जो आपका एक माइंड में कंसेप्ट रहता है, यार ये 1 आवर पे तो यहाँ पर ये बन रहा है, तो डेली पे तो कुछ और बन रहा है। एक्चुअली जो 1 आवर पे बन रहा है वो बन तो डेली के अंदर ही रहा है ना, उसके बाहर तो नहीं है, उसके बाहर तो नहीं है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे 15 मिनट के चार्ट पे या 1 आवर के चार्ट पे एबीसी बन रहा है, तो एक्चुअल में वो डेली के चार्ट पे भी तो आपको एक कैंडल दिखेगी ना, जिसके अंदर अंदर जाकर देखोगे तो एबीसी मिलेगा, पर बाहर से तो आपको वो सिंपल एक ही कैंडल मिलेगी। मेरा पॉइंट ये है कि जो मार्केट है वो फ्रैक्टल इन नेचर है।
अंदर के अंदर पैटर्न बनते चले जाते हैं। तो वहां पर आपको ये देखना है, डिसीजन लेना है कि आपने कौन से पैटर्न पे कब ट्रेड कर रहे हो। ऐसा नहीं है आपने डेली का पैटर्न देखा, वहां पर आप देख रहे हो कि मैं 5th की लेग में हूं, ठीक है, और जब अंदर जाकर के आप इंट्राडे कर रहे हो और वहां पे आप 15 मिनट का चार्ट देख रहे हो, तो वहां पर आपको ये दिखेगा यार ये तो 3rd का 5th है। तो वहां पे जैसे ही आप एंट्री लोगे वो मार्केट अपने 3rd 5th हो गया, उसके बाद वो 4th में चली जाएगी। तो जब 4th में चली जाएगी आप अपना माल काट दोगे, बट जबकि अभी वो उसकी 5th लेग भी पड़ी है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारे को ये चीज समझनी जरूरी होती है। अब यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अब हमारे को इस चीज को कैलकुलेट करना है, कैसे हमारे मार्किंग करनी है। यहां पर ट्रेडिंग व्यू में एक ट्रेडिंग व्यू जो प्लेटफॉर्म है, यहां पर ऑलरेडी यहां पर 1 2 3 4 5 की इंपल्स दी हुई है, ठीक है। इसके बाद हमारे को यहां पे इसका ABC भी मिल जाता है, A देन B देन C, ये मिल जाता है। अब मैं आपको जो मेन चीज ये समझाने के लिए कह रहा था वो ये था कि ये अगर हमारा 1 है और ये हमारा 2 है, जैसे हमारा 1 बना, 2 बना, 3 बना, 4 बना, 5 बना, अब यहां पर भी तो हमारा ये 1 2 बन गया। अब इसके बाद क्या होगा, अगेन 1 2 3 4 5, ठीक हो गया। अब 5 होने के बाद क्या होगा जी, अगेन ABC। अब क्या हुआ, ये हमारी क्या हो गई 3rd, तो ये हो गई हमारी 4th। अब क्या होगा इसके बाद, फिर अगेन मार्केट ऊपर 5th के लिए 1 2 3 4 5, ठीक है ना, ये 5th होगी ऊपर की तरफ। अच्छा अब क्या करेंगे, अब ये वही बात हो गई जो भी बता रहा था आपको कि टाइम के अंदर टाइम है। अब ये 5th हो गई, तो इसका ये क्या हो गया, अब ये पूरे इस पैटर्न का ये 1 हो गया, क्लियर है। बंदर ऐसे ही आगे चलता चला जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ये कंसेप्ट समझाना मेरे को बहुत जरूरी था आपको, टाइम लगा ना कोई दिक्कत नहीं, आप एक चीज सीख रहे हो और एक कॉम्प्लिकेटेड चीज सीख रहे हो तो वहां टाइम देखो लगेगा, आपको समझना पड़ेगा, तब जाकर के आपको हर चीज समझोगे, तब जाकर के कहीं ना कहीं आप एक कैलकुलेशन में पहुंचोगे। तो इस तरीके से ये हो गया। अब मैं अगर इस टाइम फ्रेम को कैलकुलेट कर रहा हूं, यहां टाइम कितना लगेगा, अब मेरा आंसर आप समझ पा रहे हो जो मैं क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं, मैं क्या इसको एनालाइज करूंगा मेरे को आंसर आ जाएगा, मैं अगर इसको एनालाइज करूंगा मेरे को इसका आंसर आ जाएगा, नहीं आएगा ना। मैं अगर इसको एनालाइज करूंगा इसका आंसर आ जाएगा, नहीं आएगा। मैं अगर इसको एनालाइज करूंगा तब जाकर के इसका आंसर आएगा, ठीक है। कि जितने टाइम में हमारी ये फर्स्ट मूव बनी है, ये वाली तकरीबन बनी है ये 389 डेज में, ठीक है। तो कम से कम भी अगर ये 389 डेज में बनी है तो मिनिमम इसको भी 389 डेज चाहिए ही चाहिए। इतना टाइम तो इसको चाहिए 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 चाहिए, कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अब ये टाइम हमारा कब खत्म होगा, ये हमारा खत्म होगा तकरीबन कोई मई 2023। अब यहां से कितना टाइम आगे ले लेगा, अब ये तो है नहीं कि यहां तक चाहिए, यहां से आगे नहीं जा सकता, बिल्कुल जा सकता है। अब एक क्या मैं आपको एक चीज और बताता हूं, अब यहां पे जैसे कि मेरे पास ये 1 2 3 4 5 है, मार्किंग कर देगा। अब आपको मैं स्टाइल बता रहा हूं, यहाँ पे ये 1 है, ठीक है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, देन यहाँ पे कहीं मैं 5 लगा, चलो मैं 5 लगा दिया, ठीक है। अब यही लेबलिंग मैं दोबारा ले लेता हूं, ये हमारी 1 हो गई, ये हमारी 2 हो गई, ये हमारी 3 हो गई, ये हमारी 4 हो गई, ये हमारी 5 हो गई, जो भी मार्केट गई है, ठीक है। अब हो गया, आपको ये समझ आ गया। अब मैं इसके बाद एक और लगा देता हूं इसी को ही, अब ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, फिर ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से मैं करता चलूंगा, आपको समझ ही नहीं आएगी। ये अब ये कैसे समझोगे यार, ये तो छोटा डिग्री का रह गया, ये तो कंसेप्ट और है यार, यहाँ पे तो ये लेग तो कुछ और कह रही है, ये तो इनर सर्कल है, तो इसकी लेबलिंग भी तुम इसी से दे रहे हो, इसकी लेबलिंग भी यही जा रही है,
कंफ्यूज हो जाओगे कैसे मार्किंग करूं। ये तो चलो डेली का चार्ट है, अगर मैं इसी चार्ट को अगर मैं मंथली में लेके जाता हूं, तो मंथली में जब आप देखोगे तो मैं इसी तरीके से अगर मार्क करूं यहाँ पे, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, देन 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। अब इसी से मार्किंग कर दूं मैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, फिर इसी से मार्किंग कर दूं, तो फिर आप समझ ही नहीं पाओगे कि ये कौन सी मार्किंग हो रही है, कौन सा डिग्री है, कौन सा टाइम फ्रेम है, कैसे आप उसको जज करोगे, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या करना होता है, यहाँ पे ये हमारा 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। तो यहाँ पे आने के बाद जो हमारी जो दूसरी इससे बड़ी टाइम फ्रेम की जो साइकिल आ जाएगी, यहाँ पे जिसको मैं इसको 1 मार्क करूंगा, तो यहाँ पर मैं इसको सेम लेवल से मार्क नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे इसको इसकी डिग्री बढ़ा दूंगा। क्यों स्लो हो रहा है यार, ये स्लो हो रहा है। तो इस तरीके से मैं इसकी डिग्री यहाँ पे जाऊंगा, इसकी सेटिंग्स पे, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे सेटिंग्स है, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे देखूंगा ये मेरा बिल्कुल ही सबसे नीचे वाला जो है अपना, इसको हम वैसे सब अपना बोलते हैं सब माइक्रो, ठीक है। तो ये सब माइक्रो मैं कर दूंगा, ये इससे बड़े टाइम फ्रेम की डिग्री है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखोगे आप, इसके अंदर 1 जो है ये एक ब्रैकेट में आ गया। अब 1 ब्रैकेट में आ गया, अब आपको ये समझने में आसानी हो गई कि ये 1 के अंदर जो 5 बने हुए हैं, ठीक है। अब आपको 1 से मतलब है ये एक इससे बड़े टाइम फ्रेम का है, ठीक है। जैसे मैंने भी बताया था कि अगर ये हमारे सेकंड चल रहा था, अब ये मिनट हो गया, तो मिनट चल रहा था, अब हम 1 आवर पे चले जाएंगे। तो वैसे ही अब जब ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और यहाँ पे अगर कहीं ये 5 हो गया, तो उस अकॉर्डिंगली फिर क्या होगा, हम यहाँ पे एक इससे बड़े टाइम फ्रेम का यहाँ पे हम 1 मानेंगे, ठीक है। 1 हो गया हमारा, अब यहाँ पे हम 2 में कहीं चल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैं क्या करूंगा, इसका अब वो बढ़ा दूंगा, डिग्री बढ़ा दूंगा, क्योंकि यहाँ पर एक टाइम फ्रेम इसका बढ़ गया है। तो मैं यहाँ पे इसको सर्कल में ऐसे मार्क कर लूंगा। तो इससे क्या होगा कि आपको जब आइडेंटिफाई करोगे, प्रैक्टिस करोगे, इसके ऊपर समझोगे, तो आपको थोड़ी सी आसानी होगी कि कैसे आपने इस चीज को मार्किंग करने में एनालिसिस करनी है। अगर आप इसको नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं करोगे तो ये करोगे तो काम होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। ये नहीं करोगे तब भी काम होगा, पर वहां पर आपको कंफ्यूजन रहेगी, आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएगा, यार अभी मैंने तो ये मार्क करी थी, ये अब इसको क्या मार्क करूं। अच्छा, जब मार्किंग हो जाएगी आप लोग, यार ये कौन सी थी, ये किसकी थी, वो किसकी थी, तो वहां पर आपको बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी आपको एनालिसिस करने में। अगर आप अपनी कॉम्प्लिकेशंस कम करना चाहते हो तो ये सारे प्रोसेस करने पड़ेंगे। ये जितना करते जाओगे, इससे क्या होगा, आपका 2-3 बेनिफिट होंगे। आपकी जो एनालिसिस करने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा होता चला जाएगा, कि आपकी आदत बन जाएगी, आपकी हैबिट बन जाएगी। दूसरा क्या होगा कि आपको गलती होने के चांसेस कम होते चले जाएंगे। जब आपकी लेवलिंग अच्छी होती चली जाएगी, तो जो आप गलती करोगे वो कम होते चले जाएंगे, उसके जो पॉइंट्स है वो कम होते चले जाएंगे। तो इस तरीके से आपको करना चाहिए, मैं ये सजेस्ट करूंगा। बाकी जब तक आप प्रैक्टिस करेंगे, तो इस तरीके प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छी बात है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो करेक्शन आप देख रहे हैं, विप्रो का भी ये चार्ट आपके सामने, ये करेक्शन डिसाइड कौन करेगा, इसकी ये वाली इम्पल्स, कि ये वाला पैटर्न कितने टाइम में बना है, उसके अकॉर्डिंगली आप इसको देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर कितना टाइम लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तकरीबन यहाँ से ये जो मूव स्टार्ट हुआ है, मैं इसका ये देखेंगे आप, तकरीबन 2000 सन में इसकी करेक्शन स्टार्ट हुई थी ये विप्रो की, और आज आप देखेंगे आज भी उसी प्राइस पे ही है, तकरीबन 350 का भाव, तब 400 के आसपास चल रहा है। तो 23 साल लग गए इसको एक अपनी करेक्शन पीरियड को करने में। अब आप यहाँ पे किसको कहोगे कि यहाँ कितना टाइम लग सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप कहते हैं कि यार लॉन्ग टर्म चार्ट हमें, मतलब लॉन्ग टर्म में हमने इन्वेस्ट करनी है, 5 साल से ज्यादा लॉन्ग टर्म क्या करेंगे, है ना। ये देखो 23 साल 23 ईयर अपने करेक्शन के अंदर है। अगर आप इस करेक्शन के अंदर फंसे रहे तो यहाँ पर आपका पैसा कैसे बनेगा, आपका पैसा स्टक हो जाएगा। आपने क्या करना है, जो इलियट वेव की जगह हमारे को जो नियो वेव में बताया गया है, जो मिस्टर ग्लैन नील ने बताया, वो मैं अभी आपको बताऊंगा, वो मेरा भी पेंडिंग है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो अपना चार्ट आप देख रहे हो, ठीक है, ये जो पार्ट चार्ट शुरू हुआ है ये तकरीबन हुआ है 1990 से। तो यहां से लेके 1990 से 1990 से लेकर के ये 10 साल में ऊपर गया है, ठीक है। 10 साल में इसने अपना टॉप लगाया है। 10 साल के बाद 20 साल तो यहाँ पे इसको ऑलरेडी हो गए। ये तो चलो अभी जो ऊपर मूव आया है कोरोना के बाद पूरा बाजार ऊपर गया है, ये भी ऊपर गया है, कोई बात नहीं। अगर हम इसका ये वाला रेफरेंस भी लेते हैं
तो ये भी 20 साल हो गए। मतलब जहां पे इसने 10 साल की करेक्शन ली, वहां से इसने 20 साल और ले ली, डबल इसने ऑलरेडी ये ले चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं एक दो ऐसे स्टॉक्स आपके साथ में डिस्कस कर लूं, ताकि आपको ये तो पता लगे एटलीस्ट कि कम से कम कि कितनी करेक्शन कोई ले सकता है। क्योंकि अगर हम बड़े टाइम फ्रेम को देख रहे हैं, एक बड़ी डिग्री को देख रहे हैं, अब यहां आने के बाद क्या होगा, डिग्रीज बड़ी होती चली जाएंगी। डिग्रीज कैसे बड़ी होती चले जाएंगे, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे जो है ये हमारा 2001 से स्टार्ट हुआ है और यहां तक इसने हाई हमारा लगाया है 2007 में। 6 साल इसने स्टार्ट मतलब अपनी इंपल्स में रहा, 6 साल। तो 2007 से लेकर के इसने जो भी बॉटम लास्ट लगाया जो हमारा कोरोना का टाइम पे 2020 में, तकरीबन 7 साल की तेजी में इसने कितनी करेक्शन ली, डबल। 7 दूनी 14 साल इसने यहाँ पे करेक्शन ले ली। ठीक है, डबल करेक्शन इसने भी ले ली, उसने भी करेक्शन ले ली। यहां पे इसने 2007 से करेक्शन स्टार्ट करी और तकरीबन इसने यहां पर इसका वही बॉटम पे 2020 में 13 साल की करेक्शन करी। और वो कौन से टाइम फ्रेम की करी इसने, वो इस बड़े वाले टाइम फ्रेम की करी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो ये करेक्शन भी देखनी है 13 साल की, इससे पहले का यहां से ये मूव किया 2001 से लेकर के तकरीबन 2007 तक। तो यहाँ पे 6 साल की तेजी ने जो यहाँ पे करेक्शन करी, वो तकरीबन यहाँ पे भी डबल करेक्शन करी। ठीक है, इसी तरीके से मैं आपको एक दो स्टॉक्स और दिखा देता हूं, जैसे टाटा पावर। ठीक है, अब यहाँ पे ये देख रहे हो कि ये वाला जो करेक्शन आप देख रहे हो, इसकी जो ये मूवमेंट है ये बताएगा पहले वाला। ठीक, अब ये टाइम आप देख रहे हो, यहाँ पे इसने करेक्शन स्टार्ट करी तकरीबन 2000, इसने भी 7 में नवंबर में स्टार्ट करी। वहां से लेकर के इसने जो लो लगाया वो भी 2020 तक लगाया, तकरीबन इसने भी 13 साल करेक्शन करी। वो इसने करेक्शन किस मूव की करी, वो करेक्शन इसने इस मूव की करी। ठीक है, फिर इस तरीके से ये करेक्शन जो है, ये जितना बड़ा टाइम होता चला जाएगा उतने बड़े टाइम फ्रेम की करेक्शंस भी बढ़ती चली जाएंगी। अब जो हमारी ग्लैंड न्यूली की जो मेन टेक्निक है पैटर्न कंफर्मेशन, वो एक्चुअल में जो बनी है ना, वो इसी चीज के लिए बनी है। अगर आपका कोई भी पैटर्न करेक्शन ले रहा है, सेकंड मूव में कोई भी करेक्शन हो रही है, आपने बाय कब करना है, जब तक आपको पैटर्न कंफर्मेशन नहीं आ जाती आपने उसको बाय नहीं करना। पैटर्न कंफर्मेशन के मैंने आपको ऑलरेडी रूल दे रखे हैं। इससे क्या बेनिफिट होगा, आप मार्केट में स्टक नहीं रहेंगे। एग्जांपल के तौर पे यहां से ये मूव गया, ये अपनी करेक्शन यहां पे ले रहा है, यहां पे ये करेक्शन अपने 10 दिन की ले रहा है एग्जांपल। आप अपना कोई और काम कर सकते हो। यहां पर आप क्या कर सकते हो, अपने यहां पर 0 to B की ट्रेंड लगा के रखो और साथ में ही यहां पर एक अपना यहाँ पे अलर्ट लगा दो। जैसे एग्जांपल यहाँ पे और यहाँ पे ये अलर्ट का यहाँ पे साइन है, यहाँ पे अपना इसको जैसे भर दोगे तो क्रिएट कर दोगे तो यहाँ पे इसका अलर्ट लग जाएगा कि जैसे यहाँ से ये जो प्राइस है इसका ये जैसे इसको क्रॉस करेगा आपको यहाँ पे एक सिग्नल आ जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे मार्केट ने इस वाले स्टॉक ने बाउंस लिया है। आप जैसे ही वो पैटर्न कंफर्मेशन मिले तब आप बाय कर लो, चाहे वो महीना ना करे, ठीक है, चाहे वो 2 महीने करेक्शन में रहे, आप तब तक अपनी और जगह ध्यान देकर काम कर सकते। अब जैसे ये लुपिन चार्ट है, ठीक है, ये 2015 से अपनी करेक्शन कर रहा है, 2023 हो गए और ये भी अभी करेक्शन के अंदर है। एक्चुअल में ये जो नीचे से मूव इतना ऊपर गया ना, तो यहां पे आने के बाद क्या होता है कि मार्केट जो है या जो स्टॉक है या जो कंपनी है कहीं ना कहीं ये ओवर वैल्यूड हो जाती है। जब तक ये वैल्यूएशन इसकी इक्वल नहीं होगी, जब तक ये कंपनी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करके नहीं दिखाएगी, तब तक इसका प्राइस ऊपर जाने वाला नहीं है, चाहे इसको यहां पर 5 साल और लग जाए। तो ये यहां पर कोई ना कोई पैटर्न बनाती रहेगी और यहां पर कोई ना कोई मूवमेंट रोज की मार्केट को देखने को मिलती रहेगी। पर आप यहां पर रोज काम करके पैसा कमा लोगे तो वो नहीं कर सकते। और ऐसे स्टॉक्स को होल्ड करना पोर्टफोलियो में तो उसका भी कोई मतलब नहीं है। आप उनको होल्ड करो जो ऑलरेडी अपनी करेक्शन से निकल के ट्रेंडिंग मार्केट में जा चुके हैं, ट्रेंडिंग बिहेवियर में वो काम कर रहे हैं, अपने इंपल्सिव मूव में काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वहां पर आप जो है अपना पैटर्न कंफर्मेशन लगाओ, उस तरीके से आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो आपको ये चीजें करने में आसानी होगी। जो करेक्शन है वो डिपेंड होगी लास्ट बड़े टाइम फ्रेम की। अब एग्जांपल मैं आपको ये बता दूं कि ये जो करेक्शन मैं लुपिन की देख रहा हूं, ठीक है, ये करेक्शन आप जो देख रहे हो ये यहां से शुरू हुई है और ये कितना बड़ा इसने यहाँ पे मूवमेंट दिखाया है, ये देखो आप यहां से। अब ये आप देखोगे यहाँ पे 2001 से मूव स्टार्ट हुआ है और 15 साल अपनी तेजी में ही चलता रहा है। एक यहाँ पर भी करेक्शन का एक पार्ट आया था और अब ये करेक्शन का एक पार्ट चल रहा है। आपने पैटर्न कंफर्मेशन की वेट करनी है। ये मैं आपको वो चीज बता रहा हूं जो मैं करता हूं, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से सीखा हूं। मेरे को पैटर्न कंफर्मेशन मिल जाएगी,
चाहे 10 साल पुराने वाले स्टॉक्स ने अब दिए तो मैं अब ले लूंगा ना उसको, मैं उसको क्यों होल्ड करूं करेक्शन के अंदर, सिंपल। चलो उम्मीद करता हूं दोस्तों बहुत ही कोशिश करी है मैंने अपनी तरफ से बहुत सिंपल तरीके से समझाने की। कोई डाउट हो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पसंद आए दोस्तों लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को दबा दें ताकि इस टाइप की कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आऊं आपके लिए वो आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखें।